मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली रहती थी। पति शहर से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। मैं एक दिन बीमार हो गई और मेरी बहन का बेटा कहने लगा कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता था। जब मैं सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी। मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी और कहने लगी कि 4 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अपना रिपोर्ट देखकर हैरान हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। वो साल में बस कुछ महीने के लिए ही घर आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं पेट से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लगा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? सोनू मेरे सगे बेटे जैसा था। मेरी सगी बहन का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी हुई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे पैर वहीं रुक गए थे। मुझे लगा कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने वजूद को किसी शौ की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई तो सोनू ने ही दरवाज़ा खोला और मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने बहुत देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तो खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? फिर बोला, मौसी आप कहाँ खो गई हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं सोनू से यह बात कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। सोनू मेरे बहन का बेटा था, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब वो पैदा हुआ तो मैं 15 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल शहर से दूर गांव में था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसीलिए मेरी बहन ने कहा कि तुम सोनू को अपने पास रख लो, वहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और सोनू मेरे बेटे जैसा भी था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने सर पर दोनों हाथ रखकर बैठ गई। फिर मुझे याद आने लगा कि पिछले दिन से सोनू मुझे दूध के साथ दवा देता है जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या सोनू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरे आंखों से गिरने लगे। मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी मौसी थी, उसकी माँ की जैसी। वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता था? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। जो मैं सह रही थी इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। मुझे उसका बचपन याद आने लगा। वो जब बहन के साथ मेरे मायके आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज़्यादा वक्त गुजरता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और वो दीदी का सबसे पहला औलाद था। इसीलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे कुणाल के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं और वो लंबे चौड़े गबरू जवान हैं, ऊपर से बड़े गुस्से वाले।
मौसी, कुणाल मौसा आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त तो मुझे कुणाल के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता रहता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था तो मुझसे देर रात तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि कुणाल मौसा ने शहर में किसी से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उससे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोच में डूबी थी। तभी सोनू मेरे दरवाजे पर नॉक करके अंदर आ गया। अभी भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर कर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त सोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे पूरा डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। उसने बोला, क्या बात है मौसी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। सोनू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया और मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे से उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर नहीं हो जाएंगे वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रच रहा था, जैसे बहुत मासूम हो और जो कुछ उसने किया था उससे अनजान हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं और बोलूं कि देखो अपनी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध पी लीजिएगा, आपने खाना भी नहीं खाया हुआ है। उसने मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि वो मुझे दूध और दवा खिलाकर एक कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उसका इंतज़ार था जब सोनू मेरे कमरे में आता, लेकिन 1 घंटा गुजर चुका था, मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार करके मैं तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसीलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा सोनू का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वो बातें घूम रही थी। जब मेरी बहन का मुझे पहली बार फ़ोन आया था तो वो मुझसे कहने लगी कि सोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक से नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, कहीं वो गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। इसीलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहम दिल दिखाते हुए हामी भर ली थी कि सोनू मेरे बेटे जैसा है। जाहिर है वो मेरी सगी बहन का बेटा जो था। भाई और छोटे बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। वो उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसीलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मेरी बहन दिल की मरीज है। अगर वो सच जानती कि सोनू ने मेरे साथ क्या क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि सोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले।
मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सोनू मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना मुझे पूरी तरह दबा के रख दिया था। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब न पूरी होने की वजह से वो यूं ही उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ और फिर नरम आवाज़ में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हूँ। इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसीलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरे उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति शहर से बाहर जाते तो वो औरत बहुत ख्याल रखती। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना किसी तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से सोनू आया था मैं हर काम सोनू से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोसी वाले रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि रेखा से कहूँगी क्या, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर बहन को मैं सच बताती तो वो सहन ना कर पाती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी भी अपने पत्नी नहीं मानते। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कसमकस की शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसीलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक से पैसे दे दूँगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह काँप गई। मैं रात को घर आते ही सोनू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसीलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। आप यह क्या कह रही हैं मौसी? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे सोनू की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश न रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे बराबर में बातें कर रहा हो, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि बराबर में ही कोई फ़ोन पर बातें कर रहा हो। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उतर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरे पति कुणाल थे।
कुणाल कब घर आ गए थे वो भी कुछ बिना बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो सोनू ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन से कोई गैर रहता है जो तुम दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। कुणाल की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए कुणाल से कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे चुप देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसीलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास एबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन कुणाल की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि यह कुणाल से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लॉन्ज में बैठी थी। तभी सोनू किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी कैसा लगा आपको मौसा का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ठीठ हो और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ ये सब। मैं ये सब सह सह कर थक चुकी थी, इसीलिए बिना शर्म के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देखे जा रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही हैं आप, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं। सोनू की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं कुणाल के पास बैठी थी कि अचानक कुणाल के फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो गए। मैं कुणाल को उठाने ही वाली थी कि मेरी नज़र फ़ोन पर आए मैसेज पर गई। उसमें लिखा था, हाय जान, कैसे हो, अपनी बीवी को बदचलन साबित किया कि नहीं, तभी तो मैं और तुम साथ में रहेंगे। यह सब देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और अपने पति के मुंह पर दे मारी। वो हड़बड़ा कर उठे और कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है। मैंने उसे मैसेज दिखाए और कहा, ये पढ़ो और अपनी गंदी सोच का सबूत। मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सोनू को इस बात की भनक भी लगे। कुणाल ने मैसेज पढ़ा और वो समझ गया कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलते उसी वक्त सोनू आ गया था, पता नहीं कैसे। अब मैं कुणाल से पूछने लगी, आपने यह सब क्यों किया, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई। वो कहने लगा, 4 साल से एक बच्चा तो दे ना सकी। मैं उसकी बात सुनी और अपनी रिपोर्ट निकाली। मैंने कहा, तो यह क्या है, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, यही तो साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारा अपनी बहन के बेटे के साथ नाजायज़ संबंध है। मुझे उनकी बातों से इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे मारूं, लेकिन मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी थी। सोनू बड़ी मासूमियत से देख रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुणाल भी वहीं खड़ा था। मेरा कोई कसूर नहीं है सोनू, तुम्हारे मौसा ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे कुछ पता नहीं है, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़कर सोनू से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आया और मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आप परेशान मत हो, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मौसा जी ने डॉक्टर को पैसे देकर आपकी रिपोर्ट बदलवा दी थी। ना आप गुनाहगार हो, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है, ये सब गलत फहमी है। सोनू की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ में और आप में कोई फ़र्क नहीं दिखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ की जगह हैं। वहीं पास में कुणाल खड़ा हमारी बातें सुन रहा था।
और फिर मैंने पुलिस पर फ़ोन कर उसे मेरे होते हुए दूसरी औरत को रखने के जुर्म में जेल भिजवा दिया और मैंने उससे तलाक दे दिया। जो इंसान माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को अपने मतलब के लिए बदनाम कर सकता है, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपनी बहन के बेटे के साथ अपने मायके चली आई और मायके वालों ने भी मेरा साथ दिया। मेरे घर वालों ने 1 साल बाद मेरी शादी दूसरी जगह करा दी और अब मेरी शादी से मुझे 2 बच्चे हैं और मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ।